Good morning everyone. So today I will give you one more numerical law for vector product, and then we will start the new topic. Okay. So now I hope you have practiced the numericals of vector product. तो क्रॉस प्रोडक्ट है उसके न्यूमेरिकल्स की आपने प्रैक्टिस कर ली है एंड होप द न्यूमेरिकल्स एंड फॉर्मूला एंड ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. ओके. सो नाउ after this one more numerical is what it is given here. एक टाइप, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स के टाइप्स जो हैं वो दोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम. तो आपने देखा एक तो सिंपली क्रॉस करते कैसे हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई इन वेक्टर फॉर्म ऑफ द टू वेक्टर्स. एक तो ये है, तो आपको क्रॉस करना तो आ गया है डिटर्मिनेंट फॉर्म में जैसे भी सॉल्व करते हैं. उसके बाद दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था कि एक यूनिट वेक्टर जो है, जो मैंने लाइव क्लास में डिस्कस किया था कि आपको फाइंड करना हो सकता है एक यूनिट वेक्टर जिसकी लेंथ गिवन है और डायरेक्शन के लिए दे रखा है कि इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टू वेक्टर्स. ओके. अब एक थर्ड टाइप ये है, किसी भी पर्टिकुलर शेप का आपसे एरिया अगर पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर प्रोडक्ट, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर इन दिस क्वेश्चन क्या गिवन है, वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यूज गिवन है. हम नोटिंग डाउन हियर वेक्टर ए. वेक्टर ए दे रखा है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j. इन द सेम वे वेक्टर बी इज गिवन हियर. वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है -3i प्लस 7j, -3i प्लस 7j. Okay, so this is 3i plus 4j, this is minus 3i plus 7j. अब आपको क्या फाइंड करना है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में गिवन है कि फाइंड या कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल. उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है डिटरमाइंड बाय द टू वेक्टर्स, जो इन दो वेक्टर्स से डिटरमाइन किया गया है. उस ट्राइंगल का आपको एरिया फाइंड करना है. तो आपको पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट. ठीक है. अब यहाँ पर बेस इनटू हाइट में जो भी ऑर्डर लिखा है उस ऑर्डर में आप इन दो वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं. तो जो भी ऑर्डर लिखा है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले बेस आ रहा है तो वो फर्स्ट वेक्टर ले लेंगे, हाइट आ रहा है वो सेकंड वेक्टर ले लेंगे, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि बेस कौन सा वेक्टर है और हाइट कौन सा वेक्टर है. यहाँ पर हमें अपने आप से यूज करना है. ओके. तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो लेट यहाँ पर लिख दीजिएगा लेट बेस इज इक्वल टू दिस. ये जो पहला वाला वेक्टर है आपका 3i प्लस 4j. इसी तरह से हाइट जो है वो दूसरा वाला वेक्टर है -3i प्लस 7j. ओके. इतना करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ. बेस की जगह पे आपको वैल्यू लिखनी है 3i कैप प्लस 4j कैप क्रॉस. अब आपको इसकी वैल्यू लिखनी है -3i कैप प्लस 7j. अब आपको सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस करना है, देन आफ्टर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई हाफ विद दैट क्रॉस प्रोडक्ट. ओके. तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें जैसे आप क्रॉस करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है. तो यहाँ पर सबसे पहले नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब आपको कैसे लिखना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना होता है आपको सबसे पहले. तो यहाँ पर आई जे एंड के, अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है. तो यहाँ पर के नहीं गिवन है, दोनों किसी में भी के गिवन नहीं है. तो उसके लिए आपको क्या करना है, के को लेट कर लेना है 0, क्योंकि के अगर पुट नहीं करेंगे तो कम्प्लीटली मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगी. तो फर्स्ट में 3 4 और के कितना है 0. इन द सेम वे यहाँ आएगा -3 प्लस 7 एंड 0. ओके. सो इन दिस फॉर्म वी हैव टू राइट. देन उसके बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट. तो मैं यहाँ सॉल्व कर दे रही हूँ क्रॉस को. तो हियर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, अब जब आप सॉल्व करेंगे तो
मेथड वही है, आई और ये जो रो है दोनों स्किप हो जाएंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे रही हूँ मैं। आई कैप के साथ में क्या आएगा 0, 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, माइनस 7 इंटू 0 क्या हो जाएगा अगेन 0, ओके, प्लस सॉरी माइनस जे कैप। अब जे कैप में क्या आएगा, जे कैप में इसको स्किप कर देंगे तो अगेन 3 इंटू 0 0, माइनस 3 इंटू 0 0, प्लस करेंगे आप के कैप, तो के कैप में इसको स्किप कर देना है तो आंसर आएगा 3 इंटू 7 यानी कि 21, माइनस 4 इंटू माइनस 3, तो 4 3 सा 12, माइनस का 12 आएगा, माइनस यहाँ है तो प्लस का 12 कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर आई और जे में गिवन थे दो वेक्टर्स, तब उनका जब हमने क्रॉस किया तो आंसर के में आएगा ओनली इनके, आई और जे 0 हो जाएंगे। तो ये भी एक जो है वो नोट है, यू कैन कीप इन योर माइंड कि अगर मान लीजिए एमसीक्यू में या जैसे भी आता है, क्योंकि एज यू नो कि 12th क्लास का जो बोर्ड का पैटर्न चेंज हो रहा है ड्यू टू दिस कोविड, तो उसमें ये प्लान किया जा रहा है कि सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन दिए जाएं। तो हो सकता है फ्यूचर में भी ऐसा ही किया जाए, तो टेक केयर ऑफ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, स्पेशली कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन होता है कि आई जे से रिप्रेजेंट किए जाते हैं द टू वेक्टर्स, देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई जब करेंगे आप के वाली साइड से किसी की भी तो वो 0 हो जानी है, तो क्या बचेगा सिर्फ के वाला कंपोनेंट बचेगा, क्योंकि उसमें आई और जे की मल्टीप्लाई होना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ ये जो बाकी सारे हैं 0 हो जाते हैं, और ये सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 2 1 3 33 के क्या ये आ रहा है आपका क्रॉस का आंसर। लेकिन अब आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, इसमें हाफ से मल्टीप्लाई और करनी होगी, तो हाफ इंटू 33 के क्या, तो इसको जो है 33/2 आंसर जो है दैट विल बी इन पॉइंट फॉर्म, तो आंसर है इसका 16.5 और लिखा है स्क्वायर फीट। दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके। तो यू कैन नोट इट डाउन, नोट इट प्रॉपरली, देन आई विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक। और भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, जितने भी हैं वो प्रैक्टिस करिए, बट आई हैव दिस मच ऑफ टाइम ना कि जितने इंपॉर्टेंट है वही प्रैक्टिस कराइए मैंने। अगर आपको इनमें से कुछ पूछना हो, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल हो, या आपको कहीं से भी अवेलेबल हो कोई भी बुक या फिर कोई सैम्पल पेपर, तो देन यू कैन सिंपली आस्क, ओके, एंड सेंड योर हॉलीडेज होमवर्क एज वेल एज योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, क्योंकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कुछ भी पूछ नहीं रहे, हॉलीडेज असाइनमेंट, ओ सॉरी आपका जो होमवर्क है, होमवर्क जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा, मेरे पास बहुत कम बच्चों का होमवर्क आ रहा है, तो टेक केयर ऑफ दिस, ओके। सो नोट इट डाउन, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन, लास्ट टॉपिक है। प्रोजेक्टाइल मोशन के बाद में आपका जो चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन ये फिनिश हो जाएगा, फिर आपका न्यू चैप्टर लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा, ओके। सो नोटेड, so then after this the new topic will be projectile motion। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक से ही आते हैं। तो एक तो आपका वेक्टर वाला पार्ट था, तो वेक्टर्स में भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं, जो न्यूमेरिकल आते हैं, वो हमेशा स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट के ही न्यूमेरिकल आते हैं। और दूसरी बात, आपके जो डेरिवेशंस हैं पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल लॉ, उन दोनों के डेरिवेशंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इस वाले टॉपिक से 3 या 5 मार्क्स में आपको क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, ये हेडिंग आपको लिखना है। अब एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है, प्रोजेक्टाइल वर्ड हो सकता है आपने सुना भी हो, जैसे कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थ्रू
डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन इन विच वी आर थ्रोइंग, कैसे करके हम किस तरफ हम थ्रो कर रहे हैं, इट मैटर्स, उसके मोशन के लिए वो मैटर करता है कि वो किधर मोशन करेगा। तो सबसे पहले अपने हाथ की जो डायरेक्शन है थ्रो करने की, लेट्स सी द डायरेक्शन ऑफ द थ्रोइंग। तो अगर आप किसी भी बॉडी को ऐसे सीधा थ्रो कर रहे हैं तो स्पीडली वो स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में जाएगी, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद अगर वो बॉडी बहुत ज्यादा बहुत दूर तक डिस्टेंस कवर कर रही है, तब आपने देखा होगा कुछ टाइम तक तो सीधी चलेगी, और फिर उसके बाद उसका पाथ जो है वो इस तरह से पैराबोलिक होकर वो नीचे आ जाएगी ग्राउंड की तरफ। अगर आप किसी एंगल पर थ्रो कर रहे हैं, जैसे आपने ऐसे करके थ्रो किया, ठीक है, आपने ऐसे एंगल बनाकर ग्राउंड के साथ में और ऐसे करके थ्रो किया, तो ये मान लीजिए ग्राउंड है जहाँ से आप थ्रो कर रहे हैं, और आपने ऐसे अपने हाथ से इतने एंगल पर थ्रो किया, तो कुछ टाइम तक तो ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट कवर करेगी, और फिर से वो इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो अगर आप उस मोशन को प्रॉपरली ऑब्जर्व करें तो आपने देखा होगा कि बॉडी जो मोशन करती है, उस मोशन में पहले तो आप जो वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, चाहे आप स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी प्रोवाइड करें या चाहे आप इंक्लाइन वेलोसिटी प्रोवाइड करें, पहले तो बॉडी थोड़ी देर तक उस वेलोसिटी के अंदर मोशन करेगी। जैसे यहाँ से वेलोसिटी प्रोवाइड की गई थी, बॉडी ने यहाँ तक इस वेलोसिटी के अंदर मोशन किया, उसके बाद में उसने क्या किया, उसके बाद में वो मोशन अंडर ग्रेविटी है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर जो है वो एक पैराबोलिक पाथ ले लेती है और लास्ट में ग्राउंड पे आ जाती है। इसी तरह से अगर इस वाले मोशन को ऑब्जर्व करें तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, दिस वन, यहाँ भी यही होता है। कुछ टाइम तक तो बॉडी इनिशियल वेलोसिटी के अंडर उसने मूव किया, यहाँ तक पहुंच गई, उसके बाद में फिर क्या करती है, वही ग्रेविटी के अंडर एक पैराबोलिक पाथ लेती है और ग्राउंड पर आ जाती है। तो इस टाइप का जो मोशन होता है, कैसा मोशन होता है, आप उसमें सारी चीजें जो भी बताई गई हैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करनी है। कि वी थ्रो अ बॉडी विद सम इनिशियल वेलोसिटी, सबसे पहले आपको प्रोजेक्टाइल के दो ही केसेस हैं, एक तो ये जो मैंने आपको बताया ये वाला प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मीन्स थ्रो करना, प्रोजेक्ट करना किसी चीज को, तो एक तो ये वाला केस होता है जिसमें स्ट्रेट वेलोसिटी देते हैं हम, या फिर किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से स्ट्रेट वेलोसिटी मिली होती है, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। जिसमें हम किसी एंगल पर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगुलर प्रोजेक्शन। तो आपको पहले तो स्टडी करना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, बाद में स्टडी करेंगे एंगुलर प्रोजेक्शन, क्योंकि डेफिनेशन में जो है वही वर्ड्स आनी है। तो सबसे पहले हम क्या स्टडी कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो दो टाइप्स का होता है, सबसे पहला आ रहा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, उसमें हम ये बताएंगे कि इफ वी थ्रो अ बॉडी विद सम इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम किसी इनिशियल वेलोसिटी से बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, देन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस एंड आफ्टर सम टाइम द बॉडी मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एंड इट टेक्स अ पैराबोलिक पाथ, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ये कहें तो ये ज्यादा बेटर होगा, ओके। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को अगर हम बताएंगे तो हम दोनों चीजें बता देंगे कि व्हेन वी थ्रो अ बॉडी विद सम इनिशियल वेलोसिटी और विद सम एंगल, देन आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस एंड आफ्टर सम टाइम it moves under the influence of gravity and takes a parabolic path, then it is called projectile motion। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन आपको नहीं लिखनी है, प्रोजेक्टाइल मोशन लिखकर आपको लिख देना है कि इट इज ऑफ टू टाइप्स, डैश लगा देंगे, सबसे पहले लिखेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, और वहां से डेफिनेशन आपको स्टार्ट करनी है, ओके। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन आई होप कि आपको समझ में आ गया, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई क्या होती है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की जो नेसेसरी कंडीशन है, वो नेसेसरी कंडीशन ये है कि हमेशा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में वेलोसिटी सीधी देनी होती, सीधी वेलोसिटी बॉडी को मिली और बॉडी कुछ टाइम तक उस वेलोसिटी के अंडर मूव करेगी, उसके बाद इस तरीके का पाथ लेके वापस कहाँ आ जाएगी, ग्राउंड पे, ठीक है। तो पहली चीज तो इसमें ये है, पहली नेसेसिटी, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि बॉडी अगर ग्राउंड पे वापस आ गई, सपोज दैट ये ग्राउंड है, ठीक है, तो इसका मतलब बॉडी को किसी हाइट से थ्रो किया गया था, तभी तो हमने सीधी वेलोसिटी दी और वो नीचे ग्राउंड पे आ रही है, क्योंकि एंगुलर प्रोजेक्शन में तो मैंने आपको बताया कि ग्राउंड से आप थ्रो करेंगे, ग्राउंड से मोशन स्टार्ट करती है, वापस ग्राउंड पे आ जाती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में क्या होता है कि किसी हाइट से थ्रो करना होता है, तो सबसे पहली चीज तो ये मैटर करती है कि इसमें हाइट से थ्रो करते हैं। दूसरी बात, इसमें हमेशा इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, ड्रॉप नहीं करेंगे, क्योंकि आपने हाइट से
ड्रॉपिंग वाला केस भी स्टडी किया है। तो हाइट से वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे इन एक्स डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये दो नेसेसिटी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल्स की। तो आप डेफिनेशन लिखने के बाद लिखेंगे एग्जाम्पल्स, कहाँ कहाँ आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन को देखा है। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का जो एग्जाम्पल होगा, तो ग्राउंड से तो हम किसी चीज़ को स्ट्रेट थ्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ग्राउंड से जो हाइट हमारी है, कोई भी पर्सन जितनी उसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग थ्रो करेगा, तो दैट इज नॉट कंसिडर्ड। थोड़ी ज़्यादा हाइट होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी टावर से या रूफ से या एरोप्लेन से ऐसे थ्रो करेंगे तो दैट हाइट विल बी कंसिडर्ड। ओके, तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम एन एरोप्लेन, या एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन। अगर ड्रॉप किया जाता है तब भी कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि मान लीजिए एरोप्लेन इधर जा रहा है और ऑब्जेक्ट को उसने जब ड्रॉप किया तो ऑब्जेक्ट सीधा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एरोप्लेन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो उस पर जो रिएक्शन फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो ऐसा वाला पाथ कवर करेगा, एकदम स्ट्रेट ड्रॉपिंग में वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं आएगा। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, तो उस केस में कैसा पाथ बनेगा, इस टाइप का बनेगा, पैराबोलिक। और किसका एग्जांपल होगा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का एग्जांपल होगा। ओके, तो इसी तरह से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि जो एथलीट्स होते हैं, जेवलिन थ्रो बाय एन एथलीट, तो जब एथलीट्स जो हैं वो जेवलिन को थ्रो करते हैं तो स्ट्रेट वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, इस तरीके से थ्रो किया जाता है, लेकिन वो जो है ग्राउंड पे जाता है तो बिल्कुल पैराबोलिक पाथ के थ्रू मूव करता हुआ जाता है। तो एक एग्जाम्पल आप एरोप्लेन का लिख सकते हैं, एक जेवलिन का लिख सकते हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लिख सकते हैं, जैसे बुलेट और राइफल वाला केस आपने देखा है, तो बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ राइफल, तो बुलेट में भी पहले तो स्ट्रेट जाएगी, और ऐसा पॉसिबल तब होता है जैसे आप देख रहे हैं पैराबोलिक पाथ, तो पैराबोलिक पाथ बड़ी क्यों लेती है, तो पैराबोलिक पाथ का रीजन होता है कि पहले तो वो इनिशियल वेलोसिटी के अंडर मूव करती रहती है, धीरे धीरे जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कम होती है या फिर इनिशियल वेलोसिटी को कम करने वाला कोई फोर्स लगा है, तो दैट फोर्स इज विच फोर्स, वो फोर्स है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो जैसे जैसे वो आगे मूव करती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी को ग्रेविटी जो है वो इन्फ्लुएंस करता जाता है, और जब ग्रेविटी जो है वो हाई हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी लो हो जाती है, तो उसी कंडीशन में बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे आपने जो है वो इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो उन एग्जाम्पल्स में जैसे आपने देखा होगा टैप से जो वाटर आता है, तो उसमें भी यही होता है कि टैप से जो वाटर आ रहा है, टैप से, या फिर आप ये बताएं कि जो टैंक होता है, जो वाटर टैंक होता है जो हम सभी अपने घरों में यूज करते हैं, उस वाटर टैंक में अगर कोई साइड होल हो जाता है, तो साइड होल से जो पानी बाहर निकलेगा वो भी सीधा नीचे ड्रॉप नहीं करता है, बल्कि वो भी इस तरीके का पाथ बनाता हुआ ही जाता है। साइड होल से पानी बाहर निकलेगा तो ऐसे करके मूव करेगा, या कोई भी पाइप है उसमें से भी पानी निकलेगा तो इसी तरीके से आएगा। तो ये जो है ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के। ओके, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल्स लिखने हैं। उसके बाद जो डायग्राम है वो मैं बताऊंगी हाउ टू मेक द डायग्राम। पहले आप ये दो चीज़ें लिखेंगे, फिर उसके बाद में आपको एक नेक्स्ट टॉपिक लिखना होगा, और वो नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो कहलाता है इसमें प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस किसकी है, मोशन की है। जैसे आप देख रहे हैं कि जब प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जैसे अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था कि ये ग्राउंड है, ये वो हाइट है जहाँ से थ्रो किया गया, ये इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और बॉडी कुछ टाइम के बाद ऐसा वाला पाथ लेती है। तो जब बॉडी ऐसा वाला पाथ ले रही है, इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। स्ट्रेट तो इनिशियल वेलोसिटी के अंडर जाएगी, जहां से अंडर ग्रेविटी जाना स्टार्ट करेगी, वो वाला जो पैराबोलिक पाथ वाला मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो जो ये वाला डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो डायरेक्शंस का कॉम्बिनेशन है, यानी कि बॉडी एक्स डायरेक्शन में भी थोड़ा सा कवर कर रही है और वाई डायरेक्शन में भी जा रही है। तो सपोज दैट अगर हम ये कंसिडर करें कि बॉडी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट पी कंसिडर किया,
यहाँ पर बॉडी है तो बॉडी ने कितना मोशन एक्स डायरेक्शन में कर लिया है और कितना मोशन वाई डायरेक्शन में कर लिया है। तो अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो बॉडी जो है वो अपने इनिशियल पॉइंट से जहाँ से उसको थ्रो किया गया था वो पॉइंट ये है, ए से पी तक बॉडी पहुंची तो उसने हॉरिजॉन्टली कितना कवर कर लिया, तो हम ऐसे करके मार्क लगा देंगे हॉरिजॉन्टल वो इस पॉइंट से इतनी दूर है। वर्टिकल मोशन कितना कर चुकी है, तो वर्टिकल मोशन में उसका इनिशियल पॉइंट ये था और जहां तक वो पहुंची है फाइनल पॉइंट ये है, तो वर्टिकल मोशन कितना कवर किया है वाई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना किया है वाई। ठीक है, तो ये दो जो मार्क मैंने लगाए हैं तो नॉर्मली हम कभी भी किसी भी कंडीशन में जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन को कंसीडर करते हैं तो आप देख रहे थे कि बॉडी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पहुंच कहाँ गई यहाँ पर, ये बिल्कुल ना तो स्ट्रेट लाइन है ना ही वर्टिकल है, इस तरह से कर्व है ये। तो उस कंडीशन में अगर आपको कभी भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट निकालना होगा तो हॉरिजॉन्टल वाले कंपोनेंट में आप ये नहीं मानेंगे कि इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट किया, क्योंकि आपको तो एक स्ट्रेट लाइन बनानी है कहाँ से चलकर कहाँ आई, तो हम इस पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सामने वाला पॉइंट ये है फाइनल पॉइंट, तो हमने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लिया, तो ये जो हमारे पास इतना पोर्शन आया दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो यानी कि अगर हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो हमारे पास कोई और मेथड नहीं है, सिर्फ यही मेथड है कि हम हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट बिल्कुल सेपरेट कर लें। तो हमने ये पॉइंट ही यहाँ पर शिफ्ट कर लिया जिससे कि हम हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जब हमें वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करनी थी तो वर्टिकल डिस्टेंस में बॉडी ने चलना यहाँ से स्टार्ट किया, पहुंच गई वो यहाँ तक, तो हमें ये ऐसे वाले जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन है उससे कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई रोल ही नहीं है। तो हमने हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन खत्म करके इनिशियल पॉइंट ये और जहाँ तक पहुंची फाइनल पॉइंट ये, तो हमने सिर्फ यहाँ पर क्या कंसीडर किया वर्टिकल वाला डिस्टेंस। तो जब बॉडी करती है पैराबोलिक पाथ कवर, जब बॉडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन करती है जैसा कि आपने पीछे वेक्टर्स में भी पढ़ा है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोनों मोशन को अलग अलग कंसिडर करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई तरीका ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं है जिसमें कि हम जो है वो इस डायरेक्शन में डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकें। तो डिस्टेंस क्योंकि अलग अलग फाइंड करेंगे, दोनों डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो अगर हमें वर्टिकल वाली डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि उसमें एच का रिलेशन आता है, उससे हम वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। किसी बॉडी ने अगर सीधी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कवर करी है तो हॉरिजॉन्टल वाला रिलेशन यानी कि डिस्टेंस का अगर हमें फॉर्मूला यूज करना हो तो हम लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे एक ही फॉर्मूला यूज करके हम दोनों फाइंड कर लें कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितनी कितनी कैलकुलेट कितनी कितनी कवर की हैं। तो जो अभी मैंने आपको मेथड बताया कि बॉडी जब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है तो सेपरेटली पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मोशन माना जाता है कि वो बस यहाँ से चल के यहाँ आई है। जब बॉडी वर्टिकल डिस्टेंस कवर करती है तब ये माना जाता है कि वो यहाँ से चल के यहाँ आई। तो यानी कि दोनों मोशंस को कैलकुलेट करते वक्त उनको एक दूसरे से इंडिपेंडेंट माना जाता है। वर्टिकल मोशन सेपरेटली है और हॉरिजॉन्टल मोशन जो है दैट इज अगेन अ सेपरेट मोशन। तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस। किसकी इंडिपेंडेंस है? मोशंस की। हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कॉम्बिनेशन नहीं है और अलग अलग मोशन है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कैलकुलेट करके आंसर लाएंगे हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का और उसके बाद उनसे जो है आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि उससे आंसर रॉन्ग आएगा। उसका मतलब ये है कि आप हॉरिजॉन्टल सेपरेट कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्टिकल सेपरेट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ द टू मोशंस, इस हेडिंग में आप क्या लिखेंगे? तो इसमें आप लिखेंगे कि व्हेन अ बॉडी moves on a parabolic path, then it moves in the two direction. Its motion is the combination of two directions, that is x and y. So to calculate the motion in the x direction we use the formula of motion in a straight line, and to calculate the motion in y direction we use the equations of motion under gravity. So here we observe the two different motions, x direction motion and y direction motion, independent of each other. This is called the principle of physical independence of the motion. Okay, so these two motions does not affect each other.
तो आपको थोड़ी सी ये थ्योरी इसमें लिख देनी है। ये कहलाता है आपका प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ओके, तो आई होप कि क्लियर होगा आपको। इसमें डायग्राम अभी भी नहीं बनाना है, डायग्राम के लिए आपको जो है वो हेडिंग लिखना होगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन तो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, हेडिंग आपको लिखना होगा डेरिवेशन, उसमें आप डायग्राम बनाएंगे और ड्राइव करेंगे। ओके, तो चलिए जितना टाइम है उसमें मैं आपको डायग्राम और बता देती हूँ, ठीक है। सो नाउ डायग्राम बताने के लिए सबसे पहले योर हेडिंग इज डेरिवेशन। और भी कुछ चीजें रह रही हैं वैसे इसमें, वो या तो वही स्टार्ट कर देती हूँ मैं, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा सा बड़ा है, इट विल टेक टाइम, कई सारी चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं इसमें। तो चलिए पहले अदर चीजें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने सबसे पहले इसमें पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, उसके दो टाइप्स पढ़े, उसके एग्जाम्पल पढ़ा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस पढ़ा। अब आप क्या लिखेंगे, अब आपको लिखना है assumptions used in projectile motion। assumptions का मतलब है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है उसमें किन चीज़ों को निग्लेक्ट कर दिया जाता है, किन चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि एयर के मॉलिक्यूल्स, जो बॉडी आगे जा रही है तो एयर के मॉलिक्यूल्स उसको रेजिस्ट करेंगे, उसके मोशन का अपोज करेंगे। लेकिन एज यू नो कि एयर के मॉलिक्यूल्स का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होगा, तो बॉडी की स्पीड पे एयर के मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट तो बहुत ही कम होगा। तो आप पहला पॉइंट लिख देंगे assumptions में कि एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, आपको पता है कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे लगातार जो है वो रोटेशन कर रही है, सन के अराउंड भी रोटेट कर रही है। तो जब आपने बॉडी को थ्रो करना स्टार्ट किया और जब वो ग्राउंड से टकराएगी तो उतनी देर में अर्थ थोड़ा सा रोटेट हो चुकी होगी। तो जो हम डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से हमने सपोज दैट ये हाइट है और ये बॉडी ऐसे ग्राउंड पे आती है, ये ग्राउंड है, तो यहाँ से अगर हमने थ्रो किया, बॉडी यहाँ तक जाती है, तो इसमें जितना भी टाइम लगता है उतने टाइम में ये जो ग्राउंड है थोड़ी सी मूव कर गई अगर, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये हम प्रॉपरली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका इफेक्ट रोटेशन ऑफ अर्थ इज निग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अर्थ के रोटेशन की स्पीड ही बहुत स्लो है। बॉडी तो यहाँ से यहाँ बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में बॉडी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, चाहे कितनी भी हाइट से आप थ्रो करें। और उतने टाइम में अर्थ कितना रोटेट करेगी, बहुत कम, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टाइम्स कम रोटेट करेगी। इसलिए उस रोटेशन को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो दूसरा पॉइंट है कि रोटेशन ऑफ अर्थ इज नेग्लेक्टेड। तीसरा पॉइंट है, आपको पता है अर्थ का जो कर्वेचर है वो भी इलेप्टिकल है। अर्थ का कर्वेचर जो है वो पूरी तरह से अर्थ स्फेरिकल नहीं है। तो जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से थ्रो करना स्टार्ट किया, बॉडी यहाँ पर आई, तो ये जो ग्राउंड का पार्ट है ये भी स्ट्रेट नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो इस तरह का है। तो यानी कि आप जहां से भी थ्रो कर रहे हैं, जहां तक भी थ्रो कर रहे हैं, तो बीच में ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नॉट स्ट्रेट। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप जिस जगह से थ्रो कर रहे हैं अर्थ में तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ी होगी, लगभग पोल्स के क्लोज हो गई। तो हम इतना पॉसिबल ही नहीं, किसी मशीन से भी पॉसिबल नहीं है कि आप जो है बहुत ज्यादा दूर ऑब्जेक्ट को थ्रो कर सके। ऑब्जेक्ट को जब भी आप थ्रो करेंगे तो इतना थ्रो कर सकते हैं कि वो आपसे कुछ किलोमीटर्स दूर जाएगा, या किसी मशीन से भी थ्रो करें कुछ किलोमीटर्स दूर जाएगा। और उतने किलोमीटर्स में तो अर्थ का जो पार्ट आपको मिलेगा वो लगभग स्ट्रेट ही मिलेगा। मान लीजिए इतना थ्रो कर सकते हैं, उतना पार्ट तो स्ट्रेट ही मिलेगा। तो इसलिए जो कर्वेचर ऑफ अर्थ है दैट इज ऑल्सो नेग्लेक्टेड। उसके बाद एक चीज और रह जाती है कि आपको पता है कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वैल्यू हाइट के साथ में चेंज हो जाती है। आप ग्रेविटेशन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, 9th में भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या कंसिडर किया जाता है कि हर एक पॉइंट पे, चाहे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, जो ग्रेविटी की वैल्यू है दैट इज कांस्टेंट। जी की वैल्यू 9.8 ही कंसिडर की जाती है या फिर 10। तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द हाइट, कह सकते हैं एट एवरी पॉइंट। ओके, तो मोशन में ग्रेविटी की वैल्यू को हमेशा कांस्टेंट माना जाता है, उसको कम या ज्यादा नहीं लिया जाएगा। तो ये 4 assumptions आपको पहले लिखने हैं, तब हम नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ओके, थैंक यू।